बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि किस तरह जो एनिमल्स है, एनिमल्स की बॉडी किस तरह बनती है, उनके सेल किस तरह बनते हैं और उनकी बुनियाद क्या होती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसकी जो फाउंडेशन है वो केमिकल फाउंडेशन यानी कि केमिकल के ऊपर है। लाइफ इज बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन। केमिकल फाउंडेशन के ऊपर जिंदगी जो है बुनियाद हो चुकी है। जिंदगी की बुनियाद केमिकल फाउंडेशन है और इस केमिकल फाउंडेशन की जो बुनियाद है वो एलिमेंट्स होता है। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जो है ये मैटर की एक खास टाइप होती है और जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स, ये एटम जो होता है ये एलिमेंट्स की सबसे बुनियादी इनविजिबल ज़र्रात होते हैं जिससे एलिमेंट्स बनता है। और हर एक एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स में जो एटम होता है उन एटम में उन्हीं एलिमेंट्स की सलाहियत मौजूद होती है। अब जो ये एटम है, एटम मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। जैसे कि हमने बात की कि जो फाउंडेशन है ह्यूमन बॉडी की या लाइफ की, जो फाउंडेशन है वो केमिकल के ऊपर है और केमिकल्स की बुनियाद जो है एलिमेंट्स के ऊपर है और एलिमेंट्स जो है ये मैटर की खास टाइप है और ये मैटर जो ये एटम से बना होता है। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है एलिमेंट्स का, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से बना होता है और एटम्स जो है इसमें तमाम के तमाम अपने यानी कि जो भी एलिमेंट्स एटम से बना है उसी एलिमेंट्स के एटम में उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। फिर एटम जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जो है मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और उसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए हैं। इस तरह लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि जो बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उसका बुनियाद कार्बन एटम के ऊपर होता है। और कार्बन एटम जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है उस मैटर के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि कार्बन जो है ये एक ढांचे के तौर पे काम करता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिसमें कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करते हैं यानी कि जिसमें कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे कि कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी। तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार मौजूद होती है। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और उसके नतीजे में कंपाउंड बन जाते हैं। और कंपाउंड्स जो हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो उसके नतीजे में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। और अगर इनऑर्गेनिक रादर देन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर जो डिफरेंट मिक्स होंगे जैसे कि पोटाशियम और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, लिथियम वगैरह, ये सारे क्या है ये इनऑर्गेनिक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो इसके बाद जो है यही से ही जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। अब इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक ह्यूमन ब्लड में होते हैं, ऑर्गेनिक भी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, लिपिड्स की शक्ल में, और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब सिंपल कंपाउंड की अगर हम स्टडी करें तो सिंपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शुगर आता है और शुगर के अलावा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कि शुगर आता है, ग्लाइसरोल आते हैं, फैटी एसिड आते हैं और इसके अलावा अमीनो एसिड हो गया, प्यूरिन हो गया, पायरिमिडिन हो गया। इसको हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब दो चीजें, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जैसे ये ऊपर आपको एग्जांपल में दिया गया है कि शुगर हो गया, ग्लाइसरोल हो गया और फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं।
अब शुगर ये माइक्रोमोलिक्यूल है और ये आपस में शुगर जो है ज्यादा तादाद में जोड़ेंगे और इसके नतीजे में मैक्रोमोलिक्यूल एक बड़ा और पेचीदा मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस तरह ग्लाइसरोल और फैटी एसिड हो गए, इसके नतीजे में बनेगा लिपिड्स, चर्बी बनेगी और ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इस तरह अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएगा भाई, अमीनो एसिड जो है ये मिलकर प्रोटीन बनाएगा। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल होते हैं और इसके नतीजे में मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन बनता है। इसके बाद अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट ये शुगर जो है ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसके नतीजे में ये आपस में जुड़ गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया और इसकी मिसाल कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट क्या है, स्मॉल यूनिट इसकी शुगर है। इस तरह लिपिड्स है, अब ये लिपिड्स में मैक्रोमोलिक्यूल है, इसकी स्मॉल यूनिट ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है। प्रोटीन ये मैक्रोमोलिक्यूल है और इसकी स्मॉल यूनिट अमीनो एसिड है। इस तरह सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है हम माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब ये सारी चीजें जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बन जाती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये सेल के अंदर फिर पाए जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल के अंदर ये चीजें मौजूद होती है, अब जैसे कि एटम जो है ये मैटर का, यानी कि जो मैटर होता है, मादा होता है, मादे का जो बुनियादी जर्रा होता है वो एटम होता है। इस तरह जो सेल होता है वो सेल भी हमारी जिंदगी की एक बुनियादी इकाई होती है। हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनती है और सेल जो है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स जो है ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि डीएनए जो भी ऑर्डर करता है उसका ऑर्डर को पूरा करने के लिए जीन्स मैदान में आता है और जीन्स ही डीएनए के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जीन्स जो है ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करता है, बुनियादी ज़रूरियात फराम करता है ताकि सेल की लाइफ और सेल की साइकिल या सेल की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। तो वो मैसेज जो लेके आते हैं वो डीएनए का होता है। तो इन चीज़ों के लिए सब सेलुलर स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है जिसे हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। अब ऑर्गेनील्स में जैसे कि राइबोसोम्स है और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, आगे चैप्टर 4 में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, ये सब क्या है भाई, ये सब केमिकल इन नेचर होता है, ठीक है। अब सेल बन गया, सेल के लिए ऑर्गेनील्स चाहिए। ऑर्गेनील्स अगर नहीं होगे तो सेल जो है इनकम्प्लीट है, सेल होने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनील्स बन गए, ऑर्गेनील्स में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, बहुत सारे ऑर्गेनील्स है। तो फिर मैसेज ये आएगा कि डीएनए अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो डीएनए जीन्स के जरिए इंफॉर्मेशन सेल के उस ऑर्गेनील जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसके पास भेजेगा और उसके पास भेजने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन उस जीन्स के अंदर था कि आप प्रोटीन बनाओ, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरह जो सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर ऑर्गेनील्स नहीं होंगे तो सेल का जो फंक्शन होता है वो भी अधूरा रहेगा। इसके अलावा अब सेल, डिफरेंट टाइप्स के सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं। अब एक जैसे सेल होते हैं, सिमिलर सेल होते हैं, वो आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ने के बाद वो टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू जो ये पर्टिकुलर फंक्शन, एक खास फंक्शन जो ये फराम करेगा, जैसे कि नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू, सिमिलर सेल, न्यूरॉन्स, दिमाग के सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, एक जैसे ज्यादा सेल जो है जुड़ जाएंगे और इसको जैसे नर्वस टिश्यू बन जाएगा। और नर्वस टिश्यूज जो है इसका काम, नर्वस टिश्यूज आगे जाके एक ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन जो है नर्वस टिश्यू का ऑर्गन ब्रेन कहलाता है। प्लांट्स में जैसे कि जाइलम हो गए और इसके अलावा ये चीजें, ये टिश्यू है जैसे कि जाइलम टिश्यू है, ये प्लांट्स में होता है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज है, 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज है। एक का नाम नर्वस टिश्यू है, दूसरे का नाम एपिथेलियल टिश्यू है, तीसरे का नाम कनेक्टिव टिश्यू है और चौथे का नाम जो है वो मस्कुलर टिश्यू है। इस तरह प्लांट्स में जाइलम टिश्यू होते हैं, फ्लाइम टिश्यूज होते हैं। तो ये आपस में एक जैसे सेल आपस में जुड़ जाते हैं और इसके नतीजे में टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। और जब टिश्यू की फॉर्मेशन होती है तो टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। ऑर्गन का मतलब आज़ा। अब ऑर्गन क्या है, जैसे कि स्टमक बन गया, मैदा बन गया, जिगर बन गया, दिल बन गया, दिमाग बन गए, गुर्दे बन गए। इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद टिश्यू है। और टिश्यू की बुनियाद क्या है, टिश्यू की बुनियाद सेल है। सेल की बुनियाद क्या है, सेल की बुनियाद ऑर्गेनील्स है, ठीक है। और ऑर्गेनील्स की बुनियाद क्या है, ऑर्गेनील्स की बुनियाद जो है वो कंपाउंड है। कंपाउंड की बुनियाद क्या है, कंपाउंड की बुनियाद
बेसिकली मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स की बुनियाद क्या है? मॉलिक्यूल्स की बुनियाद एटम है। एटम की बुनियाद क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ बनती है। अब एक ऑर्गन जब बन जाता है तो उस ऑर्गन के काम के लिए दूसरे ऑर्गन भी जरूरी होती है, सेवरल ऑर्गन्स, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं और उसको जैसे सिंगल फंक्शन परफॉर्म होता है, और इस कंडीशन को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ऑर्गन एक स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है और इसका काम होता है डाइजेशन। लेकिन अगर एसोफेगस यानी कि गजाई नाली नहीं होगी तो क्या मेरे तक खुराक पहुंचेगा? हरगिज नहीं। तो ये एक सिस्टम बन गया। इस तरह अगर दांत है और जबान है, अगर ये नहीं होंगे तो फूड क्या डाइजेस्ट होगा? फूड स्टमक तक पहुंचेगा? हरगिज नहीं। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं और बॉडी के फंक्शन को अदा करते हैं, बॉडी का जो काम होता है उसको परफॉर्म करते हैं, उसको अदा करते हैं। इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, माउस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसे हम कलेक्टिवली सिस्टम कहते हैं। इस तरह ऑर्गन जो है इसमें मुख्तलिफ जो बॉडी के पार्ट्स है वो जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? मिसाल के तौर पे अब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, अब सेंस ऑर्गन्स जो यानी कि आई से, नोज है और इसके अलावा टंग है, आंखें हैं, ईयर्स है, कान वगैरह, ये चीजें, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑर्गन अगर नहीं होंगे तो हमारे दिमाग काम नहीं करेंगे, हम कुछ चीज देखेंगे नहीं, आंखों के जरिए सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो ये सेंस ऑर्गन है। तो जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं आम जबान में, वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन और नर्व के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसको जैसे एक सिस्टम बनता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम बन गया। हालांकि ऑर्गन क्या था? ऑर्गन ब्रेन था, ठीक है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम किस तरह बन गया कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया, उसमें सेंस ऑर्गन भी आ गए, उसमें नर्व भी आ गया। अब ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम का नाम नर्वस सिस्टम कहलाएगा। और जब ये ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब का निज़ाम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो दिल, खून और शरियानों की जो निज़ाम होता है। तो इसके बाद इंडिविजुअल वूल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस फिगर में इसको क्लियरली अंडरस्टूड करेंगे। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे एटम बनता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एटम बनता है, और एटम जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट्स का, इससे एलिमेंट्स बनता है। अब एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं, इनसे मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल एटम्स की कम्बिनेशन होता है। एक एटम 1 2 ये आपस में मिल गए, इन्होंने वाटर बनाया H2O। इस तरह ये ग्लूकोज है और ये DNA। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनिल्स बनाते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसके अलावा लिपिड्स। ये सेल का जो एक खास स्ट्रक्चर होता है वो परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिल्स, ठीक है। ऑर्गेनिल्स किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। ऑर्गेनिल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिल्स बन गए तो उसके बाद एक कंप्लीट सेल बनेगा, और सेल बन गया तो सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है, यही से ही जिंदगी की इब्तिदा होती है। अब जैसे कि नर्व सेल, ये दिमाग का सेल है, ये एक जैसे सेल, इसी तरह एक जैसे सेल ऊपर आप देखें, ये एक जैसे सेल आपस में जुड़ गए और इन्होंने टिश्यू बनाया। हमेशा याद रखें कि टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल को हम टिश्यू कहते हैं, और इससे नर्वस टिश्यू बन गए। 4 किस्म के टिश्यू होते हैं एनिमल्स के: एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा जिसे हम आज़ा कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गन जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है और मुख्तलिफ टिश्यू से, यानी कि बहुत ज्यादा टिश्यू से मिलके बनता है। एक टिश्यू होते हैं लेकिन उसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि ब्लड हो गए, मसल्स हो गए, ये अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। अब अगर ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन जैसे कि दिमाग है, दिमाग के लिए क्या चाहिए? दिमाग के लिए ब्रेन के लिए, अगर ब्रेन एक सिस्टम बनना चाहता है तो उसके लिए ब्रेन चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो दिमाग का हिस्सा होता है वो चाहिए। और इसके अलावा जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन में जैसे कि नोज, ईयर और इसके अलावा जो है जो टंग होते हैं, जबान होते हैं जिसको हम जायके को डिटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी।
ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम किस तरह बनेगा कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होंगे वो वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करेंगे और बॉडी का जो फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा। ऑर्गन सिस्टम बन गया तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है कि जिसकी बॉडी मल्टीपल सेल पर मुश्तमिल होती है, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद स्पीशी आती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर स्पीशीज बनाते हैं। स्पीशीज जो है ये वेरी सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और ये इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंटरब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन की वजह से ये अपनी तादाद को बढ़ा देते हैं, और इनके जो तादाद बढ़ जाती है, जो नई नस्ल इनकी पैदा होती है वो भी फर्टाइल होती है। फर्टाइल से मुराद ये होता है कि उनमें भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और वो भी अपने अपने जैसे फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक इस स्पीशी की, एक स्पीशी एक ही जगह पर अगर रहेगी तो पॉपुलेशन कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे हिरन्स हैं, ये बहुत ज्यादा हिरन्स रह रहे हैं। अब ये हिरन क्या है, ये हिरन जो है ये स्पीशी है, लेकिन ये सब सेम है और एक ही जगह पर रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब पॉपुलेशन के बाद आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज के, एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ स्पीशीज के। अब जैसे कि इंसानों की स्पीशीज अलग है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ एनिमल्स है उनकी स्पीशीज अलग है, वो अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो वो कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जो है यहाँ पर कम्युनिटी जो है नॉन लिविंग सराउंडिंग, यानी कि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होते हैं वहां पर ये रहते हैं। अब इसमें जैसे कि पहाड़ हो गए, मिट्टी हो गई, आसमान, और इसके अलावा हवा, पानी, ये सारी चीजें ये मिलके इकोसिस्टम कहलाते हैं। और इकोसिस्टम अगर हो गया तो इसके मतलब बायोस्फीयर बन गया। और बायोस्फीयर ये जमीन का वो हिस्सा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आबाद होती है, यानी कि जहां पर जिंदगी मौजूद होती है। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के आपको इंतहाई आसानी के साथ अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।